नमस्कार, मैं हूं अनुराधा प्रसाद। आप देख रहे हैं इतिहास गवाह है बंगाल स्पेशल। बैटल ऑफ बंगाल में जैसे जैसे मतदान की तारीखें नजदीक आती रही हैं, रोमांच बिल्कुल T20 क्रिकेट मैच की तरह बढ़ता जा रहा है। कोलकाता के परेड ग्राउंड से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लोगों को सोनार बांग्ला का सपना दिखा रहे हैं, संपूर्ण परिवर्तन की बात कर रहे हैं। वो कह रहे हैं कि जो भी बंगाल से छीना गया है उसे वापस लौटाया जाएगा। कभी सिल्वर स्क्रीन पर ब्रेक डांस के जरिए करोड़ों दिनों पर राज करने वाले मिथुन चक्रवर्ती भी बीजेपी के हो गए हैं। मिथुन दादा कह रहे हैं कि 1 नंबर का कोबरा हूं, कोई हक छीनेगा तो खड़ा हो जाऊंगा। मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के सामने बड़ी चुनौती बंगाल में अपना किला बचाने की है। वो सिलीगुड़ी में महंगाई के खिलाफ पैदल मार्च कर रही हैं, लोगों को भरोसा दिलाने में जुटी हैं कि वो जैसी हैं वैसे ही रहेंगी। बंगाल के लोग सियासी पार्टियों की चाल, चरित्र और चेहरे तीनों पर बहुत गहराई से हिसाब लगा रहे हैं, जिससे अपने वोट का सही इस्तेमाल कर सकें। बंगाल के लोगों ने हमेशा अपने फैसले और अटल इरादों से पूरे हिंदुस्तान को चौंकाया है। कल मैंने आपको दिखाया था कि किस तरह स्वदेशी आंदोलन और राष्ट्रवादियों के हौसलों के सामने ताकतवर ब्रिटिश हुकूमत को भी घुटने टेकने पड़े। उन्हें बंगाल विभाजन का फैसला पलटना पड़ा, जहां हिंदुस्तान के कोने कोने में यह संदेश गया कि एकजुट होकर ही देश विरोधी ताकतों को हराया जा सकता है। वहीं अंग्रेज राष्ट्रवादियों के आंदोलन और उनकी ताकत को कमजोर करने की रणनीति बनाने में लग गए। आज मैं आपको दिखाऊंगी बंग भंग फैसले के रद्द होने के बाद की कहानी। कैसे बंगाल की धरती पर पैदा हुए क्रांतिकारियों ने अंग्रेजों के खिलाफ लड़ाई को तमाम मुश्किलों के बाद भी कमजोर नहीं पड़ने दिया। साथ ही ये भी बताऊंगी कि कैसे देशभक्तों की फौज देश ही नहीं, विदेशी जमीन से भी ब्रिटिश हुकूमत की जड़ें हिलाने लगी। साल 1911 का कैलेंडर पलटने वाला था। कड़ाके की ठंड पड़ रही थी, लेकिन राष्ट्रवादियों और क्रांतिकारियों का खून खौल रहा था। 27 दिसंबर 1911 कलकत्ता में कांग्रेस का अधिवेशन चल रहा था। अध्यक्षता कर रहे थे बिशन नारायण धर। इस अधिवेशन में पहली बार रविंद्रनाथ टैगोर का लिखा जनगण मन गाया गया, जो बाद में आजाद भारत का राष्ट्रीय गीत बना। ब्रिटिश हुकूमत के खिलाफ वंदे मातरम और जनगण मन आजादी के लिए युद्ध घोष बन गया। बंगाल में क्रांतिकारी संगठन अनुशीलन समिति पहले से ही सक्रिय थी। इसकी स्थापना ज्ञानेंद्र नाथ बसु, जतीन्द्र नाथ बैनर्जी और वारिंद्र कुमार घोष ने की थी। क्रांतिकारी संगठन युगांतर भी अंग्रेजी हुकूमत के खिलाफ मोर्चा खोले हुए था। बंगाल के एक और क्रांतिकारी थे रास बिहारी बोस, जिन्होंने लॉर्ड हार्डिंग की हत्या की योजना बनाई थी। क्रांतिकारियों ने वायसराय लॉर्ड हार्डिंग के खात्मे का प्लान फाइनल कर दिया। इसके पीछे दिमाग था रास बिहारी बोस का। दिल्ली के राजधानी घोषित होने के बाद लॉर्ड हार्डिंग के पहली बार यहां कदम पड़ रहे थे। रास बिहारी ने बसंत कुमार विश्वास को हार्डिंग पर बम फेंकने की जिम्मेदारी सौंपी। उन्हें दूर तक गोला फेंकने में महारत हासिल थी। हार्डिंग हाथी पर सवार होकर निकले। जैसे ही उनका काफिला चांदनी चौक के पास से गुजरा, क्रांतिकारी बसंत कुमार ने बम उछाला। जोरदार धमाका हुआ, चारों ओर अफरा तफरी मच गई। रास बिहारी और बसंत कुमार को लगा कि मिशन पूरा हुआ, लेकिन क्रांतिकारियों के इस हमले में लॉर्ड हार्डिंग सिर्फ घायल हुए। उस हाथी की जरूर मौत हो गई जिस पर बैठकर वो निकले थे। अंग्रेजों ने इसे नाम दिया दिल्ली कॉन्स्पिरेसी। रास बिहारी बोस क्रांतिकारी थे और उन्होंने
बम हार्डिंज पर फेंका, या रास बिहारी बोस गदर पार्टी के साथ जो नॉर्थ अमेरिका में जो इमिग्रेंट्स जो थे, सिख, हिंदू, पारसी इमिग्रेंट्स थे, जो वहाँ पर रेसिज्म के ख़िलाफ़ विरोध शुरू किए और धीरे धीरे वो भारत राष्ट्रवाद से प्रभावित हुए और भारत में भी आज़ादी के आंदोलन को बढ़ावा देने की कोशिश किए। रास बिहारी बोस का उनसे भी संपर्क हुआ। दिल्ली कॉन्स्पिरेसी में शामिल आंदोलनकारियों की धरपकड़ शुरू हुई। रास बिहारी बोस किसी तरह बचते बचाते हिंदुस्तान से निकलकर जापान पहुंचे और वहीं से ब्रिटिश हुकूमत को हिंदुस्तान से उखाड़ फेंकने की योजना बनाने लगे। वक्त का पहिया आगे बढ़ा। महाशक्तियों के बीच प्रथम विश्व युद्ध छिड़ गया। इसमें इंग्लैंड मित्र राष्ट्रों की अगुवाई कर रहा था। अलग अलग मोर्चों पर इंग्लैंड के सैनिक मारे जा रहे थे। इसी दौरान रिवोल्यूशनरी मूवमेंट के दौरान ये लोग अमेरिका में भी प्रभाव अपना किया और वहां पर गदर पार्टी की स्थापना हुई अमेरिका में। और फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के दौरान एक प्लानिंग था कि जर्मनी के सपोर्ट से जो गदर पार्टी है वो इंडिया के किनारे पर अपनी फौज लाएगी, हथियार लाएगी और रेवोल्यूशन करके अंग्रेजों को हटा दिया जाएगा। हालांकि वो सक्सेसफुल नहीं हुआ, लेकिन इस तरह के आंदोलन चलते रहे। ऐसे में पहले विश्व युद्ध में बंगाल के लोगों ने इंग्लैंड की जमकर मदद की। 49वीं बंगाल रेजिमेंट का गठन किया गया। प्रथम विश्व युद्ध में इंग्लैंड के झंडे तले लड़ने के लिए बंगाल के पढ़े लिखे नौजवानों ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। ऐसे में संपन्न युवा भी बंगाल रेजिमेंट का हिस्सा बने, जो दूसरी नौकरियों में अच्छी तनख्वाह पा रहे थे। नवाब और जमींदारों के वंशज भी 49वीं बंगाल रेजिमेंट में शामिल हुए। राणा डे प्रसाद शाह, नृत्य गोपाल भट्टाचार्य, कवि काजी नजरुल इस्लाम जैसे लोग बंगाल रेजिमेंट में भर्ती हुए। विश्व युद्ध में भारतीय सैनिकों ने अपने प्राणों की आहुति देकर कई मोर्चों पर इंग्लैंड की विजय सुनिश्चित की। लेकिन भारतीयों के इतने बड़े बलिदान के बाद भी अंग्रेजों का हृदय परिवर्तन नहीं हुआ। पहले विश्व युद्ध में इंग्लैंड को आर्थिक रूप से बहुत कमजोर कर दिया था। उधर मोहनदास करमचंद गांधी अफ्रीका की जमीन पर सत्याग्रह का सफल प्रयोग कर भारत वापस लौट चुके थे। कांग्रेस पर धीरे धीरे महात्मा गांधी की छाप गहरी हो रही थी। मुस्लिम लीग ने अपनी स्थापना के 10 साल के भीतर ही हिंदुस्तान की राजनीति में अपनी मजबूत जगह बना ली थी। बंगाल मुस्लिम लीग का मजबूत गढ़ बन चुका था। इसी दौर में बंगाल में कट्टर हिंदुत्ववाद पनप रहा था। 1915 में हिंदू महासभा वजूद में आई। कांग्रेस में खुद को हाशिए पर महसूस कर रहे मोहम्मद अली जिन्ना का भी झुकाव तेजी से मुस्लिम लीग की ओर बढ़ रहा था। 1916 में वो मुस्लिम लीग के अध्यक्ष भी बन गए। आपसी कड़वाहट कम करने के लिए कांग्रेस और मुस्लिम लीग का सालाना सम्मेलन लखनऊ में हुआ। दोनों पार्टियों के नेताओं की केमिस्ट्री के बदौलत लखनऊ पैक्ट हुआ। मुस्लिमों के लिए अलग प्रतिनिधित्व की व्यवस्था पर सहमति बनी। हिंदुस्तान में एक और अंग्रेजों को सत्ता से उखाड़ फेंकने के लिए संघर्ष जारी था। दूसरी ओर हिंदू मुस्लिम राजनीति भी नया आकार ले रही थी। भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के इतिहास में 1920 का साल बहुत ही अहम है। कलकत्ता में हुए कांग्रेस के विशेष सत्र में असहयोग आंदोलन की रणनीति पर मुहर लगी और आजादी की लड़ाई जन आंदोलन में तब्दील हो गई। उस दौर में आजादी के आंदोलन के लिहाज से 2 बड़ी घटना हुई। पहला, महात्मा गांधी का जननायक बनना और दूसरा, सुभाष चंद्र बोस का आईसीएस परीक्षा में चौथा रैंक हासिल करने के बावजूद आईसीएस की नौकरी से त्यागपत्र देना। पिता जानकीनाथ बोस के सपने को पूरा करने के लिए सुभाष चंद्र बोस ने आईसीएस की परीक्षा पास की, लेकिन उनके दिलो दिमाग पर ब्रिटिश हुकूमत के खिलाफ बंगाल में चल रहा आंदोलन छाया हुआ था।
वो अंग्रेजों की जी हुजूरी करने की जगह आईसीएस की नौकरी छोड़कर वतन वापसी पर गंभीरता से सोचने लगे और अपने बड़े भाई शरद चंद्र बोस से पत्र लिखकर पूछा कि मेरे दिलो दिमाग पर स्वामी विवेकानंद और महर्षि अरविंद घोष के आदर्शों का गहरा प्रभाव है। ऐसे में आईसीएस बनकर अंग्रेजों की गुलामी कैसे कर पाऊंगा। 22 अप्रैल 1921 को सुभाष चंद्र बोस ने भारत सचिव ईएस मॉन्टेग्यू को अपना आईसीएस से इस्तीफा सौंप दिया और हिंदुस्तान वापस लौटने का फैसला किया। इससे अंग्रेजी हुकूमत के खिलाफ जंग में शामिल नौजवानों के लिए सुभाष बाबू हीरो बन चुके थे। रविंद्रनाथ टैगोर की सलाह पर वो मुंबई में महात्मा गांधी से मिले। वो तारीख थी 20 जुलाई 1921। वो बहुत ही पॉपुलर लीडर बनते हैं बंगाल में और अभी तक है। हालांकि उसका थोड़ा बहुत मिसयूज किया जाता है कि वो गांधी जी और सुभाष में वो एक कॉन्फ्लिक्ट दिखाया जाता है। उस दौर में गांधी जी ने हिंदुस्तान में अंग्रेजों के खिलाफ असहयोग आंदोलन चला रखा था। गांधी जी ने सुभाष बाबू को कोलकाता जाकर दास बाबू यानी देशबंधु चित्तरंजन दास के साथ काम करने की सलाह दी। दास बाबू बंगाल में असहयोग आंदोलन का नेतृत्व कर रहे थे। इस तरह सुभाष बाबू महात्मा गांधी की असहयोग आंदोलन में शामिल हो गए और दास बाबू उनके राजनीतिक गुरु बन गए। गुरुदेव रविंद्रनाथ टैगोर भी लगातार अपने ओजस्वी भाषणों से लोगों को अंग्रेजों के खिलाफ एकजुट करने में जुटे हुए थे। 29 अगस्त 1921 को सत्य का आह्वान नाम से गुरुदेव ने एक भाषण दिया। उन्होंने कहा, भारत में अंग्रेजों का आविर्भाव एक ऐसी सत्ता है जिसके कितने ही रूप हो सकते हैं। आज वह अंग्रेज की मूर्ति धारण कर रही है, कल किसी अन्य विदेशी का रूप और परसों स्वयं भारतवासी का निदारूण रूप उसमें देखा जा सकता है। यदि इस परतंत्रता का हम तीर कमान हाथ में लेकर पीछा करें तो अपने आवरण बदल बदल कर वो हमें थका देगी। लेकिन जब हम देश के अस्तित्व को ही सत्य समझें और उसे प्राप्त करें तो बाहर की माया अपने आप दूर होगी। रविंद्रनाथ टैगोर ने इसमें एक आत्मशक्ति का एक नारा दिया जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट था। मशहूर उपन्यासकार शरद चंद्र चट्टोपाध्याय भी कांग्रेस के आंदोलन से जुड़ गए। उन्होंने अपनी कलम से उस समय की मान्यताओं और परंपराओं को चुनौती दी। उन्होंने अपने उपन्यास के किरदारों में सुंदरता की जगह कुरूपता को प्रमुखता दी। ब्रिटिश हुकूमत से आजादी के लिए लोगों को जोड़ने में युवा, बुजुर्ग, बुद्धिजीवी, कलाकार सब अपने अपने तरीके से लगे हुए थे। सुभाष बाबू भी पूरी शिद्दत के साथ बंगाल की जमीन से भारत की आजादी के लिए संघर्ष और समाज सेवा दोनों कर रहे थे। कांग्रेस में उनकी पहचान मजबूत होने लगी। 1923 में भारतीय युवक कांग्रेस के अध्यक्ष चुने गए। साथ ही बंगाल कांग्रेस के सचिव भी। सुभाष बोस कांग्रेस की नीतियों से धीरे धीरे असंतुष्ट होते गए और जो कांग्रेस की जो नीतियां थीं उन्हें लगा कि ये बहुत कॉम्प्रोमाइजिंग हैं, बहुत धीमे से चलने वाली है। अंग्रेजों के खिलाफ संघर्ष की वजह से सुभाष बाबू का जेल आना जाना जारी था। राष्ट्रीय फलक पर उनकी पहचान दिनों दिन और चमकदार होती जा रही थी। कांग्रेस में सुभाष बाबू का कद दिनों दिन बढ़ता जा रहा था। बात 1928 की है। कोलकाता में कांग्रेस का अधिवेशन होना था जिसकी अध्यक्षता करने वाले थे मोतीलाल नेहरू। सुभाष बाबू ने अधिवेशन को आकर्षक और प्रभावी बनाने के लिए अध्यक्ष का स्वागत किसी सेना नायक की तरह करने का प्रस्ताव रखा। प्रस्ताव पर मुहर लगते ही स्वयंसेवकों की सेना तैयार हो गई और कमांडर बने सुभाष चंद्र बोस। बतौर अध्यक्ष मोतीलाल नेहरू के कलकत्ता पहुंचने पर खाकी यूनिफॉर्म में स्वयंसेवकों की टुकड़ी ने उन्हें गार्ड ऑफ ऑनर दिया। खुद खाकी वर्दी में मौजूद थे 31 साल के सुभाष चंद्र बोस। कांग्रेस के कुछ नेताओं को उसी दिन अंदाजा हो गया था कि भविष्य में
सुभाष बाबू भारत की आजादी के लिए किस रास्ते आगे बढ़ेंगे। गांधी जी से उनका वैचारिक विरोध भी उसी वक्त शुरू हो चुका था। 1927 में साइमन कमीशन का कांग्रेस ने प्रचंड विरोध किया, क्योंकि इसमें किसी भारतीय को जगह नहीं मिली थी। सुभाष बाबू ने इस आंदोलन की कोलकाता में अगुवाई की। पंडित नेहरू और सुभाष बाबू दोनों पूर्ण स्वराज की मांग पर जोर दे रहे थे, लेकिन गांधी जी उन दिनों पूर्ण स्वराज की मांग से सहमत नहीं थे। गांधी जी और सुभाष बाबू दोनों का मकसद भले ही एक हो, लेकिन दोनों का तरीका अलग अलग था। 23 मार्च 1931 को अंग्रेजों ने भगत सिंह को फांसी दे दी, जो सुभाष बाबू और महात्मा गांधी के बीच मतभेद की बड़ी वजह बनी। सुभाष बाबू क्रांति के रास्ते से और प्रयास किया उन्होंने मिलिट्री के माध्यम से, इंडियन नेशनल आर्मी के माध्यम से, क्रांति के रास्ते से और मिलिट्री रिवोल्ट करा के और भारत को आज़ाद करना चाहते थे। और इसीलिए उनका गांधी जी, जवाहरलाल नेहरू, इन लोगों से संबंध ठीक नहीं रहा, क्योंकि ये लोग उस रास्ते से भारत को आज़ाद नहीं कराना चाहते थे। इन लोगों की नीति यह थी कि भारत अगर रेवोल्यूशनरी रास्ते से आज़ाद होगा तो हर रेवोल्यूशन एक डिक्टेटरशिप को पैदा करता है। वो साल था 1933। 3 साल तक यूरोप में रहते हुए नेताजी ने भारत को आजाद करवाने के लिए कई देशों की यात्रा की। इटली के नेता मुसोलिनी से मिले, आयरलैंड के नेता डी वलेरा से भी उनकी शानदार केमिस्ट्री बनी। यूरोप में ही नेताजी की मुलाकात कांग्रेस के बड़े नेता सरदार वल्लभ भाई पटेल के बड़े भाई विट्ठल भाई पटेल से हुई। 3 साल की यूरोप यात्रा के दौरान सुभाष बाबू की समझ में आ गया कि अंग्रेजों को हिंदुस्तान से खदेड़ने के लिए साम दाम दंड भेद और नीति सब इस्तेमाल करनी पड़ेगी। हिंदुस्तान के फलक पर सुभाष बाबू की पहचान एक जुझारू नेता के तौर पर स्थापित हो चुकी थी। महात्मा गांधी से उनका वैचारिक विरोध भी खुलकर सामने आ चुका था। 1938 में सिर्फ 41 साल की उम्र में सुभाष बाबू कांग्रेस अध्यक्ष चुने गए। उस दौर में कांग्रेस में 2 धाराएं साथ साथ चल रही थी, नरम और गर्म धारा। कांग्रेसियों के बीच आपसी टकराव लगातार बढ़ रहा था। बात 1939 की है। त्रिपुरा के कांग्रेस अधिवेशन में अगले अध्यक्ष का चुनाव होना था। ये वो दौर था जब दूसरे विश्व युद्ध का बादल मंडरा रहा था। सुभाष बाबू इस मौके का फायदा उठाना चाहते थे। वो अंग्रेजों के खिलाफ लड़ना चाहते थे। कांग्रेस का दूसरा खेमा अंग्रेजों से समझौता करना चाहता था। गांधी जी नहीं चाहते थे कि सुभाष बाबू कांग्रेस अध्यक्ष की कुर्सी तक पहुंचे, क्योंकि गांधी जी सुभाष बाबू के तौर तरीकों से आजादी लेने के पक्ष में नहीं थे। गांधी जी ने सुभाष चंद्र बोस के खिलाफ पट्टाभी सीतारमैया को अपने उम्मीदवार के तौर पर खड़ा करा दिया। महात्मा गांधी के ना चाहते हुए भी सुभाष चंद्र बोस दूसरी बार कांग्रेस अध्यक्ष का चुनाव जीत गए। चुनाव में सुभाष बाबू को 1580 वोट मिले तो पट्टाभी सीतारमैया को 1377 वोट, यानी गांधी जी के उम्मीदवार से 203 वोट ज्यादा मिले। गांधी जी ने इसे अपनी हार बताया और यहां तक अपील कर दी कि जो कांग्रेसी सुभाष बाबू के कामकाज से खुश नहीं हैं, वो कांग्रेस छोड़ सकते हैं। गांधी जी के अपील पर कांग्रेस कार्यकारिणी के 14 सदस्यों में से 12 ने इस्तीफा दे दिया। सिर्फ सुभाष बाबू के बड़े भाई शरद चंद्र बोस और जवाहरलाल ने इस्तीफा नहीं दिया था। कांग्रेस के भीतर चल रहे द्वंद्व को सुभाष बाबू अच्छी तरह समझ गए। আমাকে প্রশ্ন করছেন যে কংগ্রেস সভাপতির পদ ত্যাগ করবার পর আমি কি করব। এর উত্তরে আমি সর্বপ্রথমে আপনাদের স্মরণ করিয়ে দেব যে আজ ভারতবর্ষের সম্মুখে একটা মস্ত বড় সুযোগ উপস্থিত হয়েছে। এই সুযোগ যদি আমরা গ্রহণ করতে পারি, যদি ঠিক পথে চলে
কৌশল অবলম্বন করে পূর্ণ স্বরাজ লাভ করা আমাদের পক্ষে মোটেই কঠিন হবে না। सुभाष चंद्र बोस ने अपने इरादे साफ कर दिए। वो कांग्रेस को टूटने नहीं देना चाहते थे, लेकिन आजादी की लड़ाई को भी कमजोर नहीं पड़ने देना चाहते थे। इसीलिए उन्होंने बिना लाग लपेट गांधी जी से अपनी बात कह दी। मुझे माफ कीजिएगा बाबू, मैं आपसे सहमत नहीं हूं। आप लोग अपने तरीके से आजादी के लिए लड़िए, मैं अपने हिसाब से लड़ता हूं। मुझे आशीर्वाद दीजिए ताकि मैं आजादी छीन कर आजाद हिंदुस्तान में वापस आ सकूं। सुभाष बाबू को ओल्ड गार्ड यानी पुराने कांग्रेसियों का जरा भी सहयोग नहीं मिला। सुभाष बाबू ने अप्रैल 1939 में कांग्रेस अध्यक्ष पद से इस्तीफा दे दिया। अब नेताजी सुभाष चंद्र बोस की राहें अलग थी। उन्होंने फॉरवर्ड ब्लॉक नाम से अलग पार्टी बनाई। बंगाल की जमीन पर सियासत और संघर्ष अपनी रफ्तार से आगे बढ़ रहे थे। दूसरी ओर बंगाल तेजी से अकाल की ओर बढ़ रहा था। बंगाल के हर हिस्से में भूख से तड़पते बच्चों की आवाज सुनाई दे रही थी। महिलाएं और पुरुष हड्डियों का ढांचा भर रह गए थे। लोग दाने दाने के लिए तरस रहे थे। लोगों को जैसे ही कहीं राशन बंटने की खबर मिलती तो भीड़ उधर ही दौड़ने लगती, इस उम्मीद के साथ कि शायद जिंदगी बचाने के लिए कुछ दाने मिल जाएं। 1943 के बंगाल अकाल ने करीब 30 लाख लोगों को मौत की नींद सुला दिया। बंगाल के लोग जब भीषण अकाल की मार से त्राहिमाम कर रहे थे, तब दूसरा विश्व युद्ध चरम पर था। उस दौर में इसकी वजह प्राकृतिक बताई गई, लेकिन बाद के कुछ शोध उस अकाल के लिए सीधे सीधे ब्रिटेन के तत्कालीन पीएम विंस्टन चर्चिल की नीतियों को जिम्मेदार बता रहे थे। सबसे दुखद बात तो ये है कि ये वो समय है, 43 की बात कर रहा हूँ, 1943 में, जबकि ऑलरेडी लोग मरने शुरू हो गए थे, सड़कों में मरे हुए मिल रहे थे। उस वक्त के आप अगर आप तस्वीरें देखेंगे तो विश्वास नहीं होगा कि ये 20वीं शताब्दी में ऐसा हो सकता है। मतलब सड़कों से गुजर नहीं सकोगे आप, लाशें पड़ी हुई मिलती थी, इतने लोग भूखे मर रहे थे। जब ये शुरू हो चुका था तभी भी एक पूरा शिप ग्रेन्स का, कलकत्ते में फूड का, मतलब ये अनाज का कलकत्ते में लैंड होने नहीं दिया जाता। चर्चिल जो कि इंग्लैंड के प्राइम मिनिस्टर थे, वो कहते हैं नहीं, इसको यूरोप ले जाया जाए, क्योंकि हो सकता है कि युद्ध में हमको ये कमी पड़ जाए खाने की, तो हमको उसको इसके लिए हमें वहां ले जाना चाहिए, यहाँ नहीं देना चाहिए। दूसरे विश्व युद्ध में जापान ब्रिटेन और उसके साथी देशों के खिलाफ लड़ रहा था। उस दौर में जापान बंगाल की खाड़ी में सक्रिय तौर पर मौजूद था। 1942 में जापान ने बर्मा पर जीत हासिल की। इससे इंग्लैंड को लगने लगा कि जापान कभी भी भारत तक पहुंच सकता है। इसके बाद ब्रिटिश हुकूमत ने बड़ी मात्रा में फसलों और चावल की सप्लाई की दिशा बदल दी, जिससे जापानी फौजियों तक सप्लाई ना पहुंचे और उन्हें भारत में घुसने से रोका जा सके। ब्रिटिश हुकूमत की डिनायल पॉलिसी के तहत बंगाल की खाड़ी के दक्षिणी हिस्से समेत कई इलाकों में चावल की सप्लाई रोकी गई। बंगाल के तत्कालीन गवर्नर जॉन हर्बर्ट ने आनन फानन में फसलों को हटाने और खत्म करने का निर्देश दिया। इतना ही नहीं, अनाज या 10 से ज्यादा लोगों को ढोने में सक्षम बोट यानी नौकाओं को भी खत्म करने का फरमान जारी कर दिया गया, जिससे 40,000 से ज्यादा बोट नष्ट कर दी गई। बंगाल का परिवहन सिस्टम बुरी तरह प्रभावित हुआ। ब्रिटिश हुकूमत की इन नीतियों की वजह से बंगाल अकाल के चंगुल में आ गया और लाखों लोगों को भूख से दम तोड़ना पड़ा। बंगाल में भीषण अकाल से अंग्रेजी हुकूमत के खिलाफ भयंकर आक्रोश पैदा हुआ। बंगाल में अकाल से 30 लाख से अधिक लोगों की मौत ने पूरे हिंदुस्तान को हिलाकर रख दिया। अंग्रेजी हुकूमत के रवैये से भारतीयों का गुस्सा और तेज हो गया। कांग्रेस से अलग होने के बाद सुभाष बाबू अपने तरीके से देश को आजाद करवाने में जुट गए। वो ब्रिटिश फौज, पुलिस और खुफिया तंत्र को चकमा देते हुए जर्मनी पहुंच गए।
जहां एडोल्फ हिटलर की तूती बोलती थी। नेताजी के दिमाग में चाणक्य नीति का एक सूत्र अच्छी तरह बैठ चुका था, दुश्मन का दुश्मन दोस्त होता है। इसी नीति पर आगे बढ़ते हुए उन्होंने हिटलर से ब्रिटेन के खिलाफ आजादी की लड़ाई में मदद मांगी। 1943 में बोस जर्मनी से सिंगापुर आ गए। वायसरॉय लॉर्ड हार्डिंग पर बम फेंकने की योजना बनाने वाले रास बिहारी बोस पहले से ही सिंगापुर में थे। भारत को आजाद कराने के लिए उन्होंने एक सेना का गठन किया था। नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने उस फौज का पुनर्गठन किया और नाम दिया आजाद हिंद फौज। इतिहास गवाह है बंगाल स्पेशल के इस एपिसोड में बस इतना ही। अगले हफ्ते आपसे फिर मुलाकात होगी आजादी से पहले बंगाल में हो रहे सियासी हलचल की कहानी के साथ। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत। निष्पक्ष खबर और सटीक विश्लेषण के लिए आप देखते रहिए न्यूज़ 24। नमस्कार। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।